अब आगे देखिए एंड ऑफ अतीकपुर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, असद का शव लेने के लिए नाना और मामा झांसी जाएंगे। नाना और मामा वकीलों के साथ झांसी जाएंगे। एनकाउंटर में अतीक का बेटा असद मारा गया है। असद की मां फरार है, भाई पिता जेल में है। असद के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा अतीक अहमद। कोर्ट से अतीक को इजाजत नहीं मिली। कोर्ट से अनुरोध किया था, अर्जी दी थी अतीक अहमद ने कि बेटे को आखिरी बार देखना चाहता है, लेकिन कोर्ट से इजाजत नहीं मिली। अर्जी को खारिज कर दिया और आज क्योंकि शव को दफनाया जाएगा तो नाना और मामा शव लेने के लिए पहुंचेंगे। असद के जनाजे में अतीक शामिल नहीं हो पाएगा। अतीक को समझ में आ रहा है कि जो गुनाह उसने किए हैं उसकी सजा कितनी बड़ी है। औलाद को खोने का जो गम है उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। 5 तस्वीरें आप देखिए। झांसी में असद का पोस्टमार्टम हुआ है और उसके बाद आज शव को दफनाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। अतीक से पूछताछ भी लगातार की जा रही है। तो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एनकाउंटर किया गया और उसके बाद शव को दफनाने की जो प्रक्रिया है आज वो पूरी होगी। और नाना और मामा, क्योंकि बाकी का पूरा परिवार जेल में है, शाइस्ता परवीन फरार चल रही हैं, अतीक को अनुमति नहीं दी गई, तो ऐसे में नाना और मामा ये शव लेंगे और उसके बाद दफनाने की प्रक्रिया होगी। राघवेंद्र पांडे झांसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप तिवारी संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ लाइव हैं और रवि लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका रुख करते हुए रवि, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो शव को दफनाने की प्रक्रिया है वो संपन्न होगी, लेकिन परिवार का किस तरह से अपराध का एक बड़ा लेवल रहा और पूरा परिवार लगभग जेल में है, कुछ लोग फरार चल रहे हैं, मामा और नाना को आना पड़ रहा है शव लेने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, मामा और नाना शव लेने पहुंचे, वकीलों के साथ वहां पर जाएंगे जो जानकारी मिली है। और साफ तौर पे आज सुपुर्द खाक भी असद का होगा। और जिस तरह से अगर शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले अतीक की क्राइम की दुनिया में जाना होता है। उसके बाद एक एक करके जो राज्यपाल हत्याकांड से घटना शुरू होती है जो होती है अशरफ को लेकर, और उसके बाद अशरफ की गिरफ्तारी भी होती है और ये मामला लगातार आगे बढ़ता है। और उसके बाद एक के बाद एक जब घटनाएं होती हैं, 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं अब तक अतीक पर। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से राजूपाल की हत्या हुई उसके मुख्य गवाह के तौर पर उमेश पाल का नाम था। पहले उसका अपहरण होता है, उससे गवाही न देने के लिए दबाव बनाया जाता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। यानी कि अगर हम उमेश पाल का ही लेके तो पहले अपहरण का मामला चल रहा था, उसको लेकर न्याय की उम्मीद कर रहा था, न्याय का इंतजार कर रहा था, लेकिन न्याय मिला उसके मरने के बाद। यानी कि जिसके अपहरण कांड को लेकर अतीक को उम्र कैद सजा हुई, उसकी हत्या हो चुकी है। और अब ये मामला है वो हत्या का, हालांकि पुलिस की जांच में है अभी, और पुलिस की जांच के दौरान ही जो बाकी चीजें सामने आई। वहीं इस पूरे मामले में मुख्य तौर पे जो आरोपी माना गया असद और उसके अलावा जो उसका शूटर गुलाम, इसको कल झांसी में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। और जिसके बाद से जो उमेश पाल का जो परिवार है उसे कहीं ना कहीं उसे शांति मिली उसके मन को, क्योंकि जिस तरह उनके परिवार के सदस्य को भून दिया गया। पांडे भी हमारे साथ रवि क्योंकि जुड़े हैं। राघवेंद्र ये बताइए कि झांसी से कब रवानगी होगी, क्योंकि अतीक ये चाहता है कि प्रयागराज में जो असद का शव है उसे दफनाया जाए, क्या प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए, आप मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज का मोर्चरी हाउस है, चीर घर जिसे कहते हैं, जहां पर असद और गुलाम का पोस्टमार्टम देर रात कंप्लीट किया गया है। 5 से 6 घंटे लगे हैं पूरा पोस्टमार्टम करने में, एक एक पहलुओं का ध्यान में रखा गया है और 5 डॉक्टरों के एक पैनल ने ये पूरा पोस्टमार्टम किया है। चूंकि ये पोस्टमार्टम की सारी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में जानी है, अभी से पोस्टमार्टम पे सवाल भी उठ रहे हैं। जिस तरह से इनकाउंटर ये मुठभेड़ की घटना सामने आई है, आप देख रहे हैं किस तरह से मायावती का ट्वीट आया है, अखिलेश का ट्वीट आया है, कहीं न कहीं सवाल भी खड़ा किया जा रहा है। तो आने वाले समय में इस पोस्टमार्टम की जो भूमिका होगी बहुत महत्वपूर्ण होगी, तो इसमें कोई रिस्क नहीं लिया जा रहा है। पूरा पोस्टमार्टम ये वीडियोग्राफी के बीच में कंप्लीट हुआ है, देर रात यह प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब पुलिस को इंतजार है कि उसका कोई करीबी आए, कोई परिजन आए और इन दोनों शवों को लेकर जाए, ताकि पुलिस इन दोनों शवों को सुपुर्द करके वो रिलैक्स अपने आप को महसूस करे। क्योंकि अभी पुलिस के ही निगरानी में ये पूरा अभी पोस्टमार्टम अभी हुआ है। देर रात मैं यहाँ पर आया था, देख रहा था किस तरह से फोर्स चारों तरफ खड़ी हुई थी, किसी का भी आना जाना इस मोर्चरी हाउस में
नहीं था। लिहाजा सूचना ये मिली है कि उसके मामा, नाना या मौसा यह लोग वकीलों के साथ यहाँ लगभग 11 बजे तक पहुँचने वाले हैं मेडिकल कॉलेज, और यहाँ से अपनी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके सबको प्रयागराज ले जाएंगे जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। जी राघवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, शूटर गुलाम मोहम्मद का शव भी आज दफनाया जाएगा। शूटर गुलाम के परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया है और ये कहा कि हम गुलाम को नहीं जानते हैं। पूरे परिवार ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और शव लेने से भी इनकार कर दिया है। शूटर गुलाम मोहम्मद का शव भी आज दफनाया जाएगा और साथ ही असद का भी शव दफनाया जाएगा। पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है, लेकिन बड़ी ही सावधानी से ये पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। संदीप हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। संदीप, आपके पास क्या खबर है, क्योंकि जो पूछताछ लगातार की जा रही है, आज ये माना जा रहा है कि अतीक और अशरफ को आमने सामने बिठाकर भी सवाल जवाब होने वाले हैं। देखिए, कल रात से ही इन लोगों से सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं। कल रात से ही ये धूमनगंज थाने में दोनों लोग रखे गए हैं और दोनों लोगों से जो वहां के विवेचना अधिकारी हैं वो और अधिकारी तमाम अन्य पुलिसकर्मी जो है वहां मौके पर उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनसे जो एक लंबी फहरिस्त इनके खिलाफ तैयार हुई है उन सवालों का जवाब उनसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब इन दोनों भाइयों को जो है पुलिस के सवालों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार इसे जो 4 दिन की रिमांड मिली है 13 तारीख से 17 तारीख शाम 5 बजे तक, अब इन 4 दिनों में इनको हर एक समय हर एक क्षण पुलिस के उन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो सवाल पुलिस ने अपनी फहरिस्त में शामिल किया हुआ है। उनसे सारी चीजें उनको खंगाली जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि शूटर गुलाम की, तो शूटर गुलाम की मां और उसके भाई राहिल हसन ने शुरू में ही कह दिया था कि उनका जो है अब गुलाम से कोई लेना देना नहीं। गुलाम अगर मारा भी जाता है पुलिस एनकाउंटर में तो उसकी बॉडी क्लेम करने के लिए वो लोग नहीं आएंगे। और आज फिर वही हो रहा है कि उसके परिजन जो हैं वो बॉडी क्लेम करने की बात कह रहे हैं कि वो बॉडी क्लेम नहीं करेंगे, उनका कोई लेना देना जो है वो गुलाम से नहीं है। लेकिन अतीक और अशरफ लगातार इनसे पूछताछ चल रही है और आगे भी अभी जो है 17 तारीख शाम 5 बजे तक पुलिस इनसे कंटिन्यू जो है वो पूछताछ करती रहेगी। बिल्कुल संदीप, राघवेंद्र और रवि हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, झांसी में बड़ी साजिश रच रहा था असद। माफिया अतीक को फरार करने की प्लानिंग रची जा रही थी। गुलाम के साथ अतीक के रूट पर उसकी नजर थी। एसटीएफ के काफिले पर हमले की तैयारी में था असद। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, झांसी में किस तरीके से एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर से पहले जानकारी ये थी यूपी एसटीएफ के पास कि झांसी में बड़ी साजिश असद रच रहा था। माफिया अतीक का काफिला जब वहां से गुजर रहा था, क्योंकि उसे साबरमती जेल से प्रयागराज जेल लाया गया, उस दौरान रास्ते में झांसी में ही काफिला रोकने के लिए पूरे रूट पर असद की नजर थी, पूरी प्लानिंग की गई थी। असद का सबसे बड़ा प्लान नाकाम, अतीक को भगाने की साजिश फेल। झांसी में पुलिस की गोलियों का निशाना बनने वाले असद का आतंक अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन उसके इरादे कितने खतरनाक थे उसके निशान अब भी बाकी हैं। इंडिया न्यूज लगातार इस खबर पर बड़े खुलासे कर रहा है। आज हम आपको बताते हैं कि एनकाउंटर में ढेर हुए असद का अगला प्लान क्या था। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट थे कि स्थानीय स्तर पे या रास्ते में कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है। और जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी। पुलिस के मुताबिक असद अब अपने पिता और चाचा को आजाद कराना चाहता था, यानी अतीक और अशरफ के काफिले पर हमला कर उन्हें भगाना चाहता था। असद अपने इस प्लान को अंजाम दे पाता उससे पहले ही यूपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है, जहां पुलिस उससे उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ कर रही है, जबकि अशरफ को भी बरेली से नैनी जेल लाया गया है। असद रास्ते में पुलिस के काफिले पर हमला कर उन्हें छुड़ाना चाहता था, लेकिन अब उसका ये मंसूबा
अब कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अतीक अहमद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक के राज लगातार बेपर्दा हो रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अतीक अहमद की रिमांड अर्जी के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक अहमद का पाकिस्तानी कनेक्शन आया है सामने। बॉर्डर पर ड्रोन से गिराए गए हथियारों को खरीदता था अतीक। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से हथियार आते हैं जिसे अतीक खरीदता था। आईएसआई और लश्कर से भी अतीक अहमद के संबंध बताए जा रहे हैं। अतीक की रिमांड कॉपी से सनसनीखेज ये खुलासा हुआ है। आईएसआई और लश्कर से भी अतीक अहमद के संबंध बताए जा रहे हैं। अतीक की रिमांड कॉपी से ये बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के साथ भी अतीक अहमद का कनेक्शन रहा है और साथ ही हथियार जो ड्रोन के जरिए आते थे उसे अतीक अहमद खरीदता था। एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। झांसी में पुलिस ने माफिया अतीक के बेटे और उसके अलावा एक और शूटर को मार गिराया है। हमारे साथ डीआईजी एसटीएफ अनंत देव जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ जानकारी मिली है, क्या कुछ हुआ था सुबह? देखिए, एसटीएफ की टीम को सूचना मिली थी कि परीक्षा पावर हाउस थाना बड़ा गांव जनपद झांसी क्षेत्र में दो बदमाश जो कि 24 फरवरी के ग्रुसम मर्डर जो उमेश पाल का हुआ था उसमें जो दो सिपाही भी मारे गए थे, उसके अभियुक्तगण जिन पर की शासन से 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था, वो आज उस क्षेत्र में हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसटीएफ की टीम गई और एसटीएफ की टीम द्वारा उनके पकड़ने के प्रयास में साहसिक मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ किए गए फायर में इन दोनों बदमाशों को ट्रैक डाउन किया गया और उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनको डिक्लेयर किया गया। पहचान हो पाई दोनों की? बदमाश असद पुत्र अतीक और गुलाम पुत्र मकसूदन। बरामदगी भी कुछ हुई है इनके पास से? उनके पास से दो असलहा बरामद हुए हैं जो कि ये फॉरेन मेड है, जिसमें कि ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर है एंड वाल्थर की पिस्टल है। घटना क्या कुछ हुई थी उस दौरान जब मुठभेड़ हुई है? क्या उन लोगों ने हमला किया था पुलिस पर? पकड़ने के प्रयास में उन लोगों ने फायर किया, मैंने आपको बताया ही। और ये इसके पहले भी इनका इतिहास रहा है कि पुलिस पर ये फायर करते रहे, पुलिस के बदमाशों को वहाँ पर मारा, इसके पहले भी मारते रहे हैं। तो जैसे ही इनको पकड़ने का प्रयास किया गया, एसटीएफ की टीम पर इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग किया। इसमें आत्मरक्षार्थ किए गए फायरिंग में ये लोग ट्रैक डाउन किए गए। और भी लोग थे क्या उस वक्त यहाँ पर इनके साथ में? नहीं, ये केवल दो ही बदमाश थे उसमें। अभी उसके अलावा और भी शूटर्स हैं जो फरार है, उनको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? उनके बारे में जैसे हम लोग लगातार ये पिछले 1.5 महीने से प्रयास कर रहे थे, जब आज सफलता मिली है, उनके बारे में भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। बहुत जल्दी जो भी प्रयास रिजल्ट देगा हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। यूपी एसटीएफ के डीआईजी है अनंत देव जी। साथ और कहना है कि झांसी में आज दोनों के होने की खबर थी, जिसमें से असद के अलावा दूसरा शूटर था और जिसके बाद फिर पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में दोनों ही बदमाश मारे गए। उनके पास असलहे भी बरामद किए। वहीं बाकी के जो आरोपी है उनको भी तलाश किया जा रहा है। नफीस के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। तो नए खुलासे हो रहे हैं। राघवेंद्र, संदीप और रवि हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र, क्योंकि आप झांसी में इस वक्त मौजूद हैं, बताइए कि झांसी में जब ये एनकाउंटर हुआ उस दौरान कितने राउंड फायरिंग की गई थी और साथ ही कितने हथियार वहां से बरामद हुए हैं असद और गुलाम के पास से? हथियारों को लेकर जो पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहा है उसके बारे में भी बताइए। देखिए, मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से रूबरू कराता हूं। देखिए, ये जो कानपुर झांसी जो हाईवे है, वहीं पर झांसी से कुछ दूर पहले ही एक मोड़ पड़ता है। पुलिस को सूचना मिली कि जो पुलिस के जो अपने सूत्र हैं उनको कहीं न कहीं जानकारी मिली कि असद और ये गुलाम, ये दोनों लोग एक ही बाइक से इसी हाईवे से होते हुए झांसी निकल रहे हैं। और लिहाजा जो दो टीमें पुलिस की, जो जाबाज जो दो टीमें थी एसटीएफ की, वो 6-6 ग्रुप में थी और उन लोगों ने मतलब ये जो टीमें थी अब इन लोगों को फॉलो करना शुरू कर दी। और जैसे ही ये पारीक्षा डैम आया, ये झांसी का जो एरिया है, झांसी एरिया में जो पारीक्षा डैम है, वहां पर इसका घेराव किया गया। और जब घेराव किया गया तो जब देखा कि इसके पास बचने का रास्ता नहीं है, तो ये जो बीहड़ है जंगल, बुंदेलखंड वैसे भी बीहड़ और जंगलों के बारे में बहुत मशहूर है, तो उस कच्ची सड़क पे भागने की कोशिश किया। आप अगर रात में, हम लोग कल देर रात में वहां पर गए थे, बहुत ही डरावना वहां का दृश्य था, बहुत ही खतरनाक वो झाड़ियां थी और 10-10, 12-12 फीट की हाइट्स थी। तो वहां पर वो भाग के गया, फिर पुलिस ने उसका वहां पर पीछा किया और जब वो झाड़ी में नहीं घुस सकता था, बहुत लेकिन बच नहीं पाए और एनकाउंटर में ढेर हो गए। आप बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अतीक ने उमेश पाल मर्डर केस की साजिश की बात को कबूल कर लिया है। बहुत बड़ी खबर है। उसने कहा कि पूरी साजिश को
मैंने ही रचा था। उमेश और पुलिस वालों को मारने की साजिश मेरी थी। खौफ बढ़ाने के लिए दिन दहाड़े हत्या करवाई गई। लोगों को ये मैसेज देना चाहता था अतीक अभी जिंदा है। मेरे कहने पर ही असद साजिश में शामिल हुआ था। अशरफ ने शूटर्स का इंतजाम किया। अतीक अहमद ने बड़ा राज उगला है। शूटर से बरेली जेल में मिला अशरफ। अतीक अहमद ने कहा कि शूटर बरेली जेल में पहुंचे थे। अशरफ से मिलने के लिए पूरी प्लानिंग को मैंने रचा था। संदीप प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, ये बहुत बड़ा खुलासा अपने आप में, क्योंकि कबूलनामा यहाँ पर सामने आ रहा है, क्योंकि अभी तक तो इनकार कर रहा था अतीक अहमद कि हम तो 6 साल से जेल में हैं, हमें नहीं मालूम कैसे हत्या हुई, क्या हुआ, हम तो इस अपराध की दुनिया को पीछे छोड़ चुके हैं, अब रगड़ा जा रहा है। लेकिन ये तो बड़ा कबूलनामा उसने किया। अगर इस तरीके के कबूलनामा अगर क्योंकि शुरू से ही साजिशकर्ता मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर अतीक अहमद का नाम जो है वो इस पूरे हत्याकांड में जोड़ा गया था, और दूसरी तरफ अशरफ को भी जो है इसमें साजिशकर्ता के तौर पर जोड़ा गया था। ये सारी कहानी जो है वो साबरमती जेल में बैठकर अतीक द्वारा रची गई थी। उसके बाद उसको पास आउट किया गया था बरेली, और बरेली से ही सारे शूटरों को जो है वो काम सौंपा गया था। असद को भी इसमें शामिल किया गया था, और सभी लोगों को बताया गया कि कौन किस तरीके से काम करेगा, कौन किसके साथ किस कोड वर्ड में बात करेगा, किसका कोड नेम क्या होगा। इस तरीके की सारी चीजें जो है वो साजिश रची गई थी। उसके बाद इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें दिन दहाड़े उमेश पाल को गोलियों से भूनकर और बम से हमला करके मौत के घाट उतार दिया गया था। तो जब मुख्य साजिशकर्ता के तौर पे अतीक अहमद का नाम आया था, तो तभी से लगातार पुलिस इसको साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार अतीक अहमद की तरफ से यही कहा जाता था कि मैं जेल में था, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से जो खबर सामने आ रही है उसमें यह है कि अतीक अहमद ने इस बात को स्वीकार लिया। चूंकि असद का एनकाउंटर भी अब हो चुका है, तो अब हो सकता है अतीक को यह भी लग रहा हो कि संदीप, आप कबूलनामे के अलावा कोई चारा बचा भी नहीं है। आगे भी अपडेट आपसे लेंगे, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि लगातार जो पूछताछ की जा रही है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं अतीक अहमद से, उसका जवाब जब अतीक अहमद दे रहा है तो कई नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं असद के एनकाउंटर में पुलिस की एफआईआर हुई है। पुलिस ने भाग रहे असद और गुलाम को रुकने के लिए कहा था। इस एफआईआर में बताया गया है कि दोनों को रुकने के लिए कहा गया था। असद और गुलाम बाइक से भागने के दौरान गिर पड़े। बाइक से गिरने के बाद दोनों पुलिस पर फायरिंग करने लगे और खुद को बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए। पुलिस नजदीक पहुंची तो दोनों करहा रहे थे। यह एफआईआर में मेंशन किया गया है। दोनों को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने भाग रहे असद और गुलाम को रुकने के लिए कहा था, सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने यूपी एसटीएफ पर ही फायरिंग शुरू कर दी। और जिस वक्त बाइक के नजदीक पुलिस पहुंची तब तक दोनों करहा रहे थे, बाइक से गिर पड़े थे। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लखनऊ से। रवि, क्योंकि ये जो एफआईआर हुई है और क्या कुछ इसमें बताया गया है असद और गुलाम को लेकर, किस तरह से ये पूरा एनकाउंटर हुआ? इनपुट मिला था कि झांसी के बड़ा गांव इलाके में ये लोग हो सकते हैं, और वहां पर क्योंकि अतीक और अशरफ को भी लाया गया था प्रयागराज रिमांड के लिए, उसकी के दौरान ही अगर बात करें तो रूट झांसी का ही रूट था। तो ये भी पुलिस की जांच बताती है कि अतीक को छुड़ाने की भी इनकी संभावित कोशिश थी। फिलहाल जो घटना हुई है उस घटना को लेकर पुलिस की जो तफ्तीश है वो बताती है ये दोनों बाइक से थे, भाग रहे थे। पुलिस ने जिनको रोकने के लिए कहा तो गिर गए। उसी दौरान इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, और जिसके बाद एसटीएफ की जो टीम थी उनकी तरफ से जवाबी फायरिंग में दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। और जिसके बाद इनको जब अस्पताल ले जाया गया तो उनको मृत घोषित कर दिया गया, और उस समय इनके पास जो असलहे है वो बरामद हुए, और उनकी जो पहचान है वो असद और गुलाम के रूप में की गई। पुलिस ने किया, उसके बाद फिर सारी चीजें हैं वो आगे आई। यानी कि कुल मिला के झांसी में ये दोनों ही मिले पुलिस को। पुलिस ने जब इनको रुकने के लिए कहा, सरेंडर करने के लिए कहा, तो उसने जवाब में पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में ये दोनों ही लोग मारे गए। जी रवि, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि करीब 40 राउंड फायरिंग दोनों की ओर से की गई थी, यानी पूरी प्लानिंग थी उनकी कि अगर उन्हें पकड़ने की कवायद की जाती तो किस तरह से उन्हें रिस्पॉन्ड करना है।
जी बिल्कुल, एसटीएफ के जाबाज जो अधिकारी थे वो मौजूद थे मौके पर, और जिस तरह से ये पूरा एक एनकाउंटर हुआ, क्योंकि अगर हम उमेशपाल की जो हत्याकांड की घटना को देखें तो किस तरह से फायरिंग की गई तो समझ सकते हैं किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही थी इन आरोपियों की तरफ से। और पुलिस को भी अंदेशा था कि कुछ उसी अंदाज में ये लोग फिर से पुलिस पर भी हमलावर होंगे, और कुछ वैसा हुआ भी। जिस तरीके से पुलिस की जो जांच में सारी चीजें सामने आई है, यूं कहे कि जो पुलिस अधिकारियों का बयान है वो बताता है कि जब पुलिस ने इनको रुकने के लिए कहा, टीम में रुकने के लिए कहा तो भागने लगे, और उसी दौरान वो गिर जाते हैं, और उसके बाद फिर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। और जब पुलिस की तरफ से जब फायरिंग होती है तो बिल्कुल रवि, असद और गुलाम झांसी कब पहुंचे थे, कहां पर उन्हें मदद मिल रही थी, मददगार कौन थे, इस पर भी अपडेट आपसे लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो इंडिया न्यूज लगातार आपको पल पल की खबर दे रहा है। कल जब असद का एनकाउंटर हुआ तो सबसे पहले इंडिया न्यूज ने आपको खबर दी। हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। आज भी हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। झांसी में जहां असद का एनकाउंटर हुआ, स्पॉट से राघवेंद्र पांडे की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त बुंदेलखंड के बीहड़ में खड़ा हूं। मैं आपको बता दूं, झांसी कानपुर हाईवे के बीचों बीच यहाँ पर झांसी के करीब जो पारीछा डैम है उसके बीहड़ में, जहाँ पर आज अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम, जिनके ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम था, या यहीं पर पुलिस के द्वारा मुठभेड़ हुआ और यहीं पर वो धराशायी हुआ। बाद में डॉक्टर ने बताया कि वह इस समय मृत है। ये देख रहे हैं ना कि ये असद के खून का निशान है, जो यहाँ पर अभी भी सबूत के तौर पर ये देखिए आपको हम दिखा सकते हैं। साथ ही हम आपको यह दिखाएंगे कि आप सामने देखिए ये किस तरह का ये बीहड़ है। खतरनाक जंगल है, बबूल का जंगल है, और इतना घना जंगल है कि अगर इसमें कोई प्रवेश करे तो शायद ही निकल पाए। 12-12 फीट 10-10 फीट की ऊंचाई है इस जंगल की। यहीं इसी जंगल में वो भाग के अतीक का जो बेटा है वो यहीं पर आया असद, और जिस तरह से पुलिस की जाबाज 2 टुकड़ियों ने यहाँ पर उसको घेरा, और घेरने के बाद जब अलग अलग ग्रुप में 6 लोगों के ग्रुप में जब उसको घेरा गया तो इसी कच्ची सड़क से भाग के इसी बीहड़ में आया, इसी जंगल में आया। और यहाँ जंगल पे जब पुलिस ने पीछा किया, पुलिस ने पीछा करके जब उसको घेरा तब उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसके पास विदेशी पिस्टल थी, विदेशी रिवॉल्वर थी, और सब एक से बढ़कर एक खतरनाक उसके पास वेपन थे उस समय, और तमाम वो गोलियों का जखीरा भी अपने साथ में रखा हुआ था। तो कहीं न कहीं आज पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 5 लाख का जो इनामी, जो अतीक का बेटा असद था, साथ में उसके गुलाम भी जो 5 लाख का इनामी था, वो भी मारा गया। और अभी भी 3 लोग फरार हैं। जल्द ही पुलिस उन लोगों के पास भी पहुंचेगी। कैमरामैन अरशद के साथ राघवेंद्र पांडे, इंडिया न्यूज, झांसी। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपने देखी। राघवेंद्र, शुक्रिया आपका। रवि, हमारे साथ जुड़े आपका भी शुक्रिया, और संदीप आपका भी तमाम जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाकर रखेगा। इसके अलावा जो स्पॉट पर हमने देखा, खतरनाक हथियार असद और गुलाम के पास से बरामद हुए, और कितने खतरनाक मंसूबों के साथ वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। यूपी एसटीएफ पर भी इसलिए हमला बोला गया। अतीक अहमद शेर कहकर बुलाता था असद को, उसे इस बात का इल्म नहीं था कि इस तरह से एनकाउंटर हो जाएगा, और इसलिए शुरुआत में उसे भरोसा भी नहीं हुआ। लेकिन अब अतीक के पैरों से जमीन खिसक चुकी है, और धीरे धीरे वो लगातार कबूलनामे कर रहा है। और भी जो बड़े राज बेपर्दा होंगे सवाल जवाब के दौरान आप तक हम पहुंचाएंगे पूरी